हेलो बच्चों, माय वॉइस अल्फाज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं एकांकी संचय की दूसरी एकांकी बहू की विदा, जिसके एकांकीकार हैं विनोद रस्तोगी। एकांकी सुनने से पहले आइए हम एकांकी में आए पात्रों को समझ लेते हैं। जीवनलाल एक धनी व्यापारी हैं जिनकी आयु है 50 वर्ष या जिनकी एज है 50 ईयर्स। राजेश्वरी जीवनलाल की पत्नी है जिनकी आयु है 46 वर्ष या जिनकी एज है 46 ईयर्स। जीवनलाल और राजेश्वरी के 2 बच्चे हैं, बेटी गौरी जिसकी आयु इस एकांकी में नहीं बताई गई है और बेटा रमेश जिसकी आयु है 22 वर्ष या 22 ईयर्स। कमला रमेश की पत्नी है जिसकी आयु है 19 वर्ष और 19 ईयर्स। रमेश कमला का भाई है जिसकी आयु है 23 वर्ष और 23 ईयर्स। आइए अब सुनते हैं एकांकी बहू की विदा। कमरा आधुनिक ढंग से सजा है। सामने की ओर बाएं कोने में रेडियो और दाएं कोने में पुस्तकों का रैक है, जिसका अर्थ है कि लेफ्ट कॉर्नर में रेडियो और राइट कॉर्नर में बुक्स का एक रैक है। कमरे के बीच में सोफा सेट है। छोटी गोल मेज पर सुंदर फूलदान रखा है। कमरे में 2 द्वार हैं। सामने वाला द्वार अंदर जाने के लिए है और बाईं ओर का द्वार बाहरी बरामदे में खुलता है। दोनों पर पर्दे पड़े हैं। दाईं ओर खिड़की है जो खुली है। पर्दा उठने पर जीवनलाल खिड़की के समीप खड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। वे बाहर की ओर देख रहे हैं। आंखों पर चश्मा है। भरे हुए चेहरे पर बड़ी बड़ी मूछें हैं। सिर गंजा है। धोती कुर्ता पहने हैं। मुख पर गंभीरता और समृद्धि के चिन्ह हैं। उनसे कुछ दूर हटकर ही प्रमोद विनम्र भाव से खड़ा है। वह पैंट और बुशर्ट पहने हैं। चेहरे पर निराशाजन्य करुण भाव है। प्रमोद आगे बढ़कर धीमे स्वर में, क्या निर्णय किया आपने? जीवनलाल, विदा नहीं होगी। प्रमोद, लेकिन जरा सोचिए तो, यदि आपने विदा नहीं की तो बहन की क्या दशा होगी? जीवनलाल, मैंने उसकी दशा का ठेका नहीं लिया। प्रमोद, हर लड़की पहला सावन अपनी सखी सहेलियों के साथ हंस खेल कर बिताने का सपना देखती है। जीवनलाल, जानता हूँ। जीवनलाल सोफे पर बैठकर जमुहाई लेते हैं, मानो प्रमोद की बातों से ऊब रहे हों। यहाँ जमुहाई का अर्थ है यौन करना। प्रमोद, यह जानकर भी? जीवनलाल, अपना निर्णय सुना चुका हूँ, विदा नहीं होगी। प्रमोद, यदि मैं कमला को बिना लिए ही गया तो माँ का हृदय टूट जाएगा। जीवनलाल, मैं मजबूर हूँ। अगर माँ बहन का इतना ही ख्याल था तो दहेज पूरा क्यों नहीं दिया? प्रमोद दीन स्वर में, अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितना भी हो सका हमने दे दिया। फिर भी अगर, यहाँ सामर्थ्य का अर्थ है क्षमता या योग्यता। जीवनलाल कड़े स्वर में, अगर तुम्हारी सामर्थ्य कम थी तो अपनी बराबरी का घर देखते। झोपड़ी में रहकर महल से नाता क्यों जोड़ा? प्रमोद हाथ जोड़कर, जीवनलाल उठकर आवेश से टहलते हुए, देना तो दूर, बारात की खातिर भी ठीक से नहीं की गई। मेरे नाम पर जो धब्बा लगा, मेरी शान को जो ठेस पहुंची, भरी बिरादरी में जो हंसी हुई, उस करारी चोट का घाव आज भी हरा है। जाओ कह देना अपनी माँ से कि अगर बेटी की विदा कराना चाहती हैं तो पहले उस घाव के लिए मरहम भेजें। प्रमोद, जी आप इस समय तो विदा कर दें, हम गौने में आपकी हर मांग पूरी करने की चेष्टा करेंगे। जीवनलाल, मैंने दुनिया देखी है प्रमोद, ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं हुए हैं। और तुम, उत्तेजित स्वर में, यहाँ उत्तेजित का अर्थ है भड़काया हुआ, कल के छोकरे मुझे बेवकूफ़ बनाना चाहते हो? प्रमोद, यह आप क्या कह रहे हैं? जीवनलाल, ठीक कह रहा हूँ। मेरा फैसला आखिरी है। विदा तभी होगी जब 5,000 नकद दायां हाथ फैलाकर इस हाथ पर रख दोगी। प्रमोद आवेश में, यह तो सरासर अन्याय है। शिकायत आपको हमसे है। उस भोली भाली लड़की ने आपका क्या बिगाड़ा है जो विदा न करके आप उससे बदला ले रहे हैं? अगर रमेश बाबू होते, यहाँ रमेश बाबू यानी कमला के पति, और सरासर का अर्थ है
पूरी तरह से। जीवनलाल, तो वह क्या कर लेता? मेरे सामने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं है उसमें। वह मेरा बेटा है। तुम्हारी तरह बड़ों के मुंह लगने की बदतमीजी करने वाला कोई आवारा छोकरा नहीं। प्रमोद अपमान से तिल मिलाकर, बाबूजी, बेटी वाला समझकर ही आप मेरा अपमान कर रहे हैं। किंतु यह ना भूलिए कि आप भी बेटी वाले हैं। जीवनलाल, हाँ, हम भी बेटी वाले हैं, लेकिन तुम्हारी तरह नहीं। पिछले महीने हमने भी अपनी गौरी की शादी की है। वह खातिरदारी की कि बारात वाले दंग रह गए। यहाँ दंग रह गए का अर्थ है हैरान रह गए। इतना दहेज दिया कि देखने वालों ने दांतों तले उंगली दबा ली। दर्द मिश्रित आवेश, तुम मेरी बराबरी करोगे? बेटी वाले होकर भी हमारी मूंछ ऊंची है, समझे? प्रमोद, जी। जीवनलाल, रमेश गया है गौरी की विदा कराने। कलाई पर बंधी घड़ी देखकर कुछ देर में उसे लेकर आता ही होगा। मेरी बेटी पहला सावन यहाँ बिताएगी। तुम्हारी बहन के सपने कभी पूरे नहीं होंगे और उसके सपनों की खून का दाग तुम्हारे हाथों और तुम्हारी माँ के आंचल पर होगा, समझे? प्रमोद व्यंग से, जो हमारी बहन है क्या वह आपकी कोई नहीं है? जीवनलाल तेजी से, बेटी और बहू को एक ही तराजू पर तोलना चाहते हो? बेटी बेटी है और बहू बहू। प्रमोद, ठीक है, जब आप अपनी जिद पर अड़े हैं तो विनती करना व्यर्थ है। रुककर धीमे स्वर में, क्या जाने से पहले एक बार बहन से मिल सकता हूँ? जीवनलाल, ज़रूर, और हाँ, उसे यह भी बताते जाना कि अगली बार मेरे लिए मरहम लेकर विदा कराने कब आओगे। ऊंचे स्वर में, अरे सुनती हो गौरी की माँ, ज़रा बहू को भेज दो, अपने भाई से मिल ले आकर। सहज स्वर में, मैं तब तक देखूं कि माली के बच्चे ने झूला डाला या नहीं। द्वार की ओर बढ़ते हैं, द्वार का पर्दा हटाकर मुड़ते हुए। गौरी के लिए झूला डलवा रहा हूँ लॉन में। जीवनलाल का प्रस्थान। प्रमोद थका सा सोफे पर बैठ जाता है। अंदर से कमला आती है। चांद से सुंदर मुखड़ी पर उदासी की घटा है। हाथों में लाल चूड़ियां हैं, रेशमी साड़ी ब्लाउज पहने हैं। प्रमोद के पास आकर चुपचाप खड़ी हो जाती है, सिर नीचा किए। प्रमोद भारी स्वर में, बैठ जाओ कमला। कमला पास ही बैठ जाती है। प्रमोद, अच्छी तरह से तो हो। कमला सिसकने लगती है। प्रमोद आर्द्र स्वर में, पागल मत बनो कमला, रो मत, मैं कहता हूँ रो मत। इन मोतियों का मूल्य समझने वाला यहाँ कोई नहीं है। पानी से पत्थर नहीं पिघल सकता। यहाँ आर्द्र का अर्थ है द्रवित या नम। कमला सिसकती हुई, भैया क्या? प्रमोद, घबराओ मत, मैं जल्द ही फिर आऊँगा और उस बार विदा अवश्य होगी, क्योंकि मैं चोट का मरहम लेकर आऊँगा। कमला ना समझने के ढंग से, मरहम? प्रमोद, हाँ कमला, हमारे व्यवहार से बाबूजी के कलेजे में घाव हो गया है। उन्हें मरहम चाहिए और उस मरहम की कीमत है 5,000 रुपये। कमला चौंक कर भाई की ओर देखती है। प्रमोद, तुम चिंता ना करो कमला, मरहम का प्रबंध हो जाएगा। इस गिरे हाल में भी मकान 7-8 हज़ार में तो बिक ही जाएगा। कमला व्याकुलतापूर्ण आग्रह से, मेरी विदा के लिए घर ना बेचना भैया, आपको मेरे सुख सुहाग की सौगंध है। प्रमोद, यह क्या कह रही हो तुम? क्या तुम नहीं चाहती कि पहला सावन सखी सहेलियों के साथ माँ के घर बिताओ? कमला, किस लड़की की यह कामना नहीं होगी भैया, लेकिन उस कामना की पूर्ति के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाना कहाँ तक ठीक है? 1-2 साल में विमला का ब्याह भी आपको करना है। आवेश में आकर प्रमोद बीच में ही, लेकिन तुम? कमला, मेरी चिंता आप न करें, सच विदा न होने से मुझे जरा भी दुख न होगा। प्रमोद, कमला, गौरी आ रही है, बहुत अच्छा स्वभाव है उसका, हर समय हंसती हंसाती ही रहती है। उसके साथ रहकर मुझे सखी सहेलियों की कमी बिल्कुल नहीं अखरेगी, आप विश्वास करें भैया। प्रमोद, लेकिन आज नहीं तो कल रुपया तो देना ही पड़ेगा कमला। कागज के टुकड़ों पर अपना स्नेह और प्यार बेचने वालों के बीच तुम इस तरह कब तक रह सकोगी? कमला, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा भैया। माँ जी तो ममता की मूर्ति हैं ही, बाबूजी जरा जिद्दी स्वभाव के हैं, समय के साथ वे भी सब भूल जाएंगे। प्रमोद, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, सब एक ही धातु के बने हैं। हो सकता है माँ जी की ममता सिर्फ दिखावा हो। अंदर से राजेश्वरी का प्रवेश।
गोरा रंग, स्वस्थ शरीर, सफेद साड़ी और ब्लाउज पहने हैं। राजेश्वरी जीवनलाल की पत्नी व रमेश की माँ है। राजेश्वरी, कैसा दिखावा भैया। प्रमोद चौंक पड़ता है। कमला और प्रमोद उठने का उपक्रम करते हैं। राजेश्वरी दूसरे काउच पर बैठते हुए, बैठे रहो तुम लोग हंसकर। क्या बातें हो रही थी भाई बहन में। प्रमोद, बस कुशल क्षेम पूछ रहा था। यहाँ कुशल क्षेम का अर्थ है कुशल मंगल। राजेश्वरी, हाँ, विदा के लिए क्या कहा उन्होंने। प्रमोद मौन रहता है। कमला दृष्टि नीचे कर लेती है। राजेश्वरी, समझ गई, अपनी जिद के आगे तो वे किसी की सुनते ही नहीं। जब तुम्हारी चिट्ठी आई थी तभी मना कर रहे थे। मैं तो समझाते समझाते हार गई। क्या कहा उन्होंने। प्रमोद अब भी मौन है। राजेश्वरी, मुझसे शर्म कैसी, मेरे लिए जैसे रमेश वैसे ही तुम। बोलो कितना रुपया चाहते हैं वे। प्रमोद, जी रुपए की तो कोई बात नहीं हुई, वे तो। राजेश्वरी बीच में ही, माँ से झूठ बोलते हो। मैं उन्हें अच्छी तरह जानती हूँ। इंसान से ज़्यादा प्यारा उन्हें पैसा है। प्रमोद, जी आप। राजेश्वरी प्रमोद की ओर गूढ़ दृष्टि से देखती हुई, यहाँ गूढ़ का अर्थ है गहरी। बोलो कितना रुपया लेकर वे विदा करने को तैयार हैं। चुप क्यों हो, बताओ। प्रमोद धीमे और उदास स्वर में, 5,000। राजेश्वरी, बस, मैं देती हूँ तुम्हें रुपए। उनके मुंह पर मारकर कहना कि यह लो कागज के रंग बिरंगे टुकड़े जिन्हें तुम आदमी से ज्यादा प्यार करते हो। उठकर सामने वाले द्वार की ओर बढ़ती हुई, मैं अभी लाती हूँ। प्रमोद उठकर, ठहरिए माँ जी। राजेश्वरी रुक जाती है और मुड़कर प्रमोद की ओर देखती है। प्रमोद, मुझे रुपए नहीं चाहिए, मैं बिना विदा कराए ही जा रहा हूँ। कमला उसी प्रकार मूर्तिवत बैठी है। राजेश्वरी लौटती हुई, यह क्या कह रहे हो बेटा, मेरे रहते विदा ना हो, यह कभी नहीं हो सकता। मैं माँ हूँ, माँ के दिल को समझती हूँ। भारी स्वर में, जिस तरह उतावली होकर मैं गौरी की राह देख रही हूँ, उसी तरह तुम्हारी माँ भी कमला की राह देख रही होंगी। नहीं, विदा जरूर होगी, तुम अकेले नहीं जाओगी। कमर से कुंजियों का गुच्छा निकालकर कमला की ओर बढ़ाती हुई, यहाँ कुंजियों का अर्थ है चाबियाँ। जा बेटी, तिजोरी से रुपए निकाल ला। कमला गुच्छा लेने के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ाती। प्रमोद खिड़की की ओर मंद गति से बढ़ता है। राजेश्वरी, जाती क्यों नहीं। गुच्छा कमला के हाथ में थमाती हुई, जल्दी कर। कमला उठकर माजी कहती है और फिर सिसकने लगती है। राजेश्वरी मेरी बेटी कहकर उसे हृदय से लगा लेती है। प्रमोद खिड़की से बाहर की ओर देखने लगता है। जीवनलाल बाहर से, अरे सुनती हो, गौरी के आने का समय हो गया है, तुमने स्वागत की कोई तैयारी नहीं की। राजेश्वरी कमला से, जा बेटी तू अंदर जा। कमला अंदर जाती है। प्रमोद मुड़कर बाहर वाले द्वार की ओर देखता है जिधर से जीवनलाल आते हैं। जीवनलाल, अरे तुम यहाँ खड़ी हो, जाकर तैयारी करो स्वागत की। जरा यह भी तो देख ले कि नाक वाले अपनी बेटी का स्वागत कैसे करते हैं। राजेश्वरी चिढ़कर, गालियों के अलावा कभी सीधी बात नहीं निकलती मुंह से, जब देखो तब बेढंगी बातें। जीवनलाल, यह लो, इसमें कौन सी गाली दे दी मैंने। राजेश्वरी, तुम समझते हो कि दुनिया में एक तुम ही नाक वाले हो और सब नकटे हैं। जीवनलाल, तुम्हें तो मेरी हर बात में बुराई ही दिखाई देती है। प्रमोद, तुम ही बताओ, मैंने कोई बुरी बात कही है। प्रमोद धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ, ठीक ही कहा है आपने, आज के युग में पैसा ही नाक और मूछ है। जिसके पास पैसा नहीं वह नाक मूछ होते हुए भी नकटा है, मूछ कटा है। नेपथ्य से हॉर्न का स्वर। यहाँ नेपथ्य का अर्थ है रंगमंच के पर्दे की पीछे की जगह या बैक स्टेज। जीवनलाल प्रसन्न स्वर में, आ गई मेरी गौरी। राजेश्वरी से, अरे खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो, अंदर से मिठाई का थाल लाओ। राजेश्वरी उसी प्रकार खड़ी रहती है। उसकी दृष्टि बाहर वाले द्वार की ओर है। प्रमोद भी उसी ओर देख रहा है। अंदर वाले द्वार के पर्दे की ओट में कमला खड़ी है। बाहर से उसका हाथ दिखाई पड़ रहा है। जीवनलाल बड़े उत्साह से द्वार की ओर बढ़ते हैं। तभी बाहर से रमेश आता है। एक गहरे बदन का सुंदर नवयुवक है वह। पैंट और कमीज पहने हैं, हाथ में बरसाती कोट है, चेहरे पर उदासी के चिन्ह हैं।
बरसाती कोट काउच में रखकर चुपचाप खड़ा हो जाता है। यहाँ काउच का अर्थ है काउच या सोफा। जीवनलाल बाहर वाले द्वार का पर्दा हटाकर बाहर झांकने के बाद घबराए हुए स्वर में, गौरी कहाँ है? रमेश धीमे स्वर में, वह नहीं आई। जीवनलाल नहीं आई? क्यों? तबीयत तो ठीक है उसकी। रमेश जी हाँ। जीवनलाल फिर? रमेश उन्होंने विदा नहीं की। राजेश्वरी हतप्रभ सी कोच पर बैठ जाती है। यहाँ हतप्रभ का अर्थ है निस्तेज, शिथिल या दुखी। कमला के हाथ में कंपन होता है जिससे पर्दा भी हिल जाता है। प्रमोद बड़े ध्यान से जीवनलाल की ओर देख रहा है। जीवनलाल जैसे किसी ने छाती पर घूंसा मार दिया हो। विदा नहीं की? क्यों नहीं की विदा? रमेश कह रहे थे दहेज पूरा नहीं दिया गया। जीवनलाल बिगड़कर, हमने तो जीवन भर की कमाई दे दी और उनकी नज़र में दहेज पूरा नहीं दिया गया, लोभी कहीं के। राजेश्वरी उठकर, उन्हें क्यों भला बुरा कह रहे हो? बेटी वाले चाहे अपना घर द्वार बेच कर दे दें, पर बेटे वालों की नाक भौं सुकड़ी ही रहती है। जीवनलाल मगर शराफत और इंसानियत? राजेश्वरी बीच में ही, अब शराफत और इंसानियत की दुहाई देते हो? कुछ देर पहले तो। जीवनलाल चुप रहो तुम। राजेश्वरी बहुत चुप रही, अब नहीं रहूंगी। आखिर क्या कमी है बहू के दहेज में? मगर तुम हो कि। जीवनलाल अनसुनी करके, मेरी बेटी की विदा न करके उन्होंने मेरा अपमान किया है। मैं। राजेश्वरी तुम भी तो किसी की बेटी की विदा न करके अपमान कर रहे हो किसी का। जीवनलाल चीख कर, गौरी की माँ। राजेश्वरी अब भी आंखें नहीं खुली? जो व्यवहार अपनी बेटी के लिए तुम दूसरों से चाहते हो वही दूसरों की बेटी को भी दो। जब तक बहू और बेटी को एक सा नहीं समझोगे, न तुम्हें सुख मिलेगा और न शांति। जीवनलाल बेचैनी से इधर उधर टहलने लगते हैं। वे हाथ मल रहे हैं, सिर नीचे झुका है। प्रमोद रमेश के पास जाकर खड़ा हो जाता है। जीवनलाल बहू और बेटी, बेटी और बहू, अजीब उलझन है, कुछ समझ में नहीं आता। राजेश्वरी अगर हर बेटे वाले यह याद रखें कि वह बेटी वाले भी हैं तो सब उलझनें सुलझ जाएं। जीवनलाल रुककर पत्नी की ओर देखते हुए, शायद तुम ठीक कहती हो। प्रमोद आगे बढ़कर धीमे स्वर में, अब मुझे आज्ञा दीजिए बाबूजी। जीवनलाल चौंक कर, ऐं? प्रमोद मेरी गाड़ी का समय हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। द्वार तक जाता है फिर घूमकर, मैं जल्दी ही फिर आऊँगा। विश्वास रखें इस बार आपकी चोट के लिए मरहम लाना ना भूलूंगा। जीवनलाल दुखी स्वर में, ठहरो प्रमोद, मुझे और लज्जित ना करो। मेरी चोट का इलाज बेटी की ससुराल वालों ने दूसरी चोट से कर दिया है। प्रमोद लौटता हुआ सा आश्चर्य, बाबूजी। जीवनलाल निश्वास छोड़कर, कभी कभी चोट भी मरहम का काम कर जाती है बेटा। राजेश्वरी की ओर मुड़कर, अरे खड़ी खड़ी हमारा मुंह क्या ताक रही हो? अंदर जाकर तैयारी क्यों नहीं करती? बहू की विदा नहीं करनी है क्या? कमला का हाथ पर्दे की ओट में हो जाता है। वह हर्ष के आंसू पोंछती हुई शीघ्रता से अंदर जाती है। रमेश और प्रमोद मुस्कुराकर एक दूसरे की ओर देखते हैं। जीवनलाल मंद गति से खिड़की की ओर बढ़ते हैं और तभी धीरे धीरे यवनिका पात होता है। यहाँ यवनिका का अर्थ है रंगमंच का पर्दा। अभी आप एकांकी संचय की दूसरी एकांकी बहू की विदा सुन रहे थे, जिसके एकांकीकार हैं विनोद रस्तोगी। माय वॉइस अल्फाज की प्लेलिस्ट एकांकी संचय में जाकर आप अन्य एकांकी भी सुन सकते हैं। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।